हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आज आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक केमिस्ट्री का विशेष टॉपिक लेकर आए हैं, वो है आवर्त सारणी। अब देखिए आवर्त सारणी क्या है, इसको आप आज समझेंगे। ये माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आवर्त सारणी के विषय में आप अभी समझेंगे। तो आखिर आवर्त सारणी है क्या? देखिए, संसार में कहे जाते हैं कि लगभग 110 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात 110 तत्व पाए जाते हैं जो अलग अलग गुण और अलग अलग व्यवहार वाले होते हैं। ठीक है, और इन तत्वों का हम आवर्त सारणी में किस तरह से व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चूंकि सभी तत्व के गुण अलग अलग होते हैं, एक एक तत्व का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे एक आवर्त सारणी में सजा लेते हैं, अर्थात एक टेबुलर फॉर्म में इसे सजाते हैं और किसी एक तत्व का अध्ययन करने से उस ग्रुप में आए हुए सभी तत्वों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी है। तो आवर्त सारणी में होता क्या है कि जिस तरह से आप दवा के दुकान में जाते हैं, तो दवा दुकानदार जो होता है वो जो भी दवा आप मांगते हैं उसको बड़ी आसानी से उसे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसका कारण क्या है, उन दवाओं को वो अल्फ़ाबेटिकल सजा लेते हैं, जिससे कि पर्चा को देखते ही उसे पता चल जाता है कि कौन सा दवा कहाँ पे रखा है। वो झट से निकाल के आपको क्या करते हैं, दवा दे देते हैं, है ना। और आप आसानी से उसे बहुत कम ही समय में दवा लेकर चले आते हैं। अगर मान लिया जाए कि वो दवा इधर उधर रखा हुआ होता, तो निश्चित रूप से आपको उसको खोजने में इतना टाइम लग जाता कि आप वहां से भाग खड़े हो जाते, है ना, दवा लेते ही नहीं उसी के पास। तो इसलिए कहता है कि उसी तरह से एलिमेंट्स होते हैं। ये जो 110 एलिमेंट्स हैं पूरे संसार में, उन एलिमेंट्स को सजाने के लिए उसको अलग अलग गुण के रूप में उसे सजाने के लिए क्या किया है, एक चार्ट का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कि 2 तरह के खाना बने हुए होते हैं, है ना। जो खाना बने हुए होते हैं उसमें आप देख रहे हैं, अभी जो बगल में एक चित्र देख रहे हैं वो आवर्त सारणी का ही चित्र है। वो जो खाना बने हुए होते हैं वो एक लंबवत खाना है और दूसरा क्षैतिजवत खाना है। क्षैतिजवत खाना कहने का मतलब हुआ कि जो क्षैतिजवत खाना होते हैं वो इस तरह से होते हैं और जो लंबवत खाना होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो ये जो क्षैतिजवत खाना है, इस तरह से जो है क्षैतिजवत खाना, जो हॉरिजेंटल जिसको बोलते हैं, इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। ये जो हाथ हम दिखा रहे हैं ये हॉरिजेंटल खाना है और ये इसको लंबवत खाना कहते हैं। तो जो हॉरिजेंटल खाना है उसको पेरियोड कहते हैं, है ना, उसको आवर्त कहते हैं। और जो लंबवत खाना है इस तरह से, उसको वर्ग कहते हैं, उसको ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, आपको इस आवर्त सारणी में बताएंगे कि कौन कौन से कितने हमारे आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले ये देखें कि संसार में जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो किन किन रूपों में पाए जा सकते हैं। कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, हीलियम गैस, नियन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, ये सब क्या है, गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं, है ना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म कहने का मतलब तरल अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तरल अवस्थाएं किन किन, कौन कौन से तत्व हैं जो तरल अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं? तो आपने नाम सुना होगा पारा, जिसको कि मरकरी कहते हैं, जो हमारे थर्मामीटर में भरे जाते हैं। जब हम लोग फीवर को मापते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का
लिक्विड पदार्थ भरे हुए होते हैं जिसको कि हम मरकरी कहते हैं या जिसको पारा कहते हैं, जिसका संकेत क्या होते हैं, जिसका संकेत Hg होते हैं। तो ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म वाली एक पदार्थ है, ठीक है। दूसरा एक ब्रोमीन है जो कि अधातु होते हुए भी लिक्विड होते हैं। तो इस तरह से ये आखिर आवर्त सारणी में कहाँ रहेंगे, तो ये सब तत्वों के बारे में जानना है। और बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो अब आवर्त सारणी में हम देखेंगे कि आखिर इन तत्वों को जो आवर्त सारणी में सजाया गया है वो किस विधियों के द्वारा सजाया गया है। तो बिल्कुल ये मैथमेटिकल फॉर्म में सजाया गया है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ही सजाया गया है। और वो सजाया गया किसके हिसाब से, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो तत्व के केंद्रक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही क्या करते हैं, उसके गुण को निर्धारित करते हैं। अर्थात जो भी तत्व है उसका गुण किसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो उसके परमाणु संख्या या जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही उस तत्व का क्या होता है, उस तत्व का गुण होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण धर्म उसके परमाणु संख्या के हिसाब से ही होता है। इसलिए ये आधार मानकर क्या किया गया है कि आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के हिसाब से ही क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में उसको सजाया गया है। तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जब सजाया गया है तो देखा है कि इसको सजाने के बाद एक निश्चित गुण वाले जो तत्व होते हैं वो एक विशेष कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना, जिसे कि आवर्त सारणी का प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अर्थात जब विभिन्न प्रकार के तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर उसे सजाया जाता है तो समान गुण वाले तत्व एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तत्व जो सजाए गए हैं वो किस तरह से सजाए गए हैं। तो आप गौर से देखिए, बगल में आपको एक चित्र मिल रहा है, उस चित्र को आप गौर से देखिए। सबसे पहला जो तत्व है वो देखिए हाइड्रोजन है, जिसके बगल में आप देखिए 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। और इसके ठीक बाएं तरफ आप जाइए जिसमें कि आपको हीलियम मिलेगा। हाइड्रोजन जो संसार का सबसे हल्का एलिमेंट्स होते हैं, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम संसार का सबसे हल्का तत्व माने जाते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा भारी ड्यूटेरियम होता है, उसके बाद ट्राइटियम होता है। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन जो होते हैं वो संसार के सबसे हल्का तत्व के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसके बाद उसके सामने में आ जाइए, उसके सामने में आपको जो मिल रहा है वो है हीलियम। हीलियम जो होता है वो एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है जिसको कि हम हीलियम कहते हैं और ये निष्क्रिय गैस भी होता है। तो प्रथम पीरियड में आप देख रहे हैं, चूंकि ये लाइन आपको सीधा अगर आप देखें तो ये जो सीधा लाइन में हाइड्रोजन के एकदम सीध में जो आया है वो हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो प्रथम पीरियड का 2 एलिमेंट्स होता है। अर्थात प्रथम पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट रखे जाते हैं, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि एक लिथियम है, एक बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियन है। तो दूसरे जो आवर्त है जिसको कि पीरियड कहते हैं, तो सेकेंड पीरियड में आप देखिए एक लिथियम है, लिथियम का बैटरी बनाया जाता है, आप जानते हैं। बेरिलियम है,
जिसको कि Be संकेत से दर्शाया गया है। उसके बाद बोरॉन है, ये भी एक तत्व है। कार्बन है, कार्बन के बारे में आप जानते हैं, कोयला जिसको बोलते हैं। कार्बन का एक दूसरा रूप है जिसको कि हम हीरा भी बोलते हैं, ये कार्बन का ही अपर रूप कहे जाते हैं। इसको एलोट्रॉप भी कहते हैं। तो कार्बन है। उसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जानते हैं एक गैस अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है। 78% नाइट्रोजन गैस होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को तो प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारा नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी में बिना ऑक्सीजन का जीवित जंतुओं को या जीवित वस्तुओं को जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसे प्राण वायु भी कहे जाते हैं। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 20.60% या 21% के बीच में होता है। उसके बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन जैसा कि टूथपेस्ट में आप देखते हैं कि फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, दांत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह से फ्लोरीन है। उसके बाद आता है नियन, ठीक है, ये निष्क्रिय गैस है। ये ज़्यादातर हम लोग मार्केट में जो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे लिखे हुए जो लाइट से लिखा हुआ जो दिखाई देता है, उसमें नियन व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 एलिमेंट्स को सेकेंड पीरियड में रखा गया। थर्ड पीरियड में अगर हम लोग देखें तो थर्ड पीरियड में देखिए सोडियम जिसका कि परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम जिसका कि परमाणु संख्या 12 है, वो रखा गया है, ठीक है, अब देख रहे हैं 12 मैग्नीशियम का। उसके बाद देखिए बाकी सब जगह खाली है। उसके बाद डायरेक्ट कहाँ आ गया, तो आ गया है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो थर्ड पीरियड में देखिए सोडियम के साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। सोडियम कहाँ पाया जाता है, हमारा नमक का व्यवहार हम लोग करते हैं, तो रसोई में हम लोग सब्जी में दाल में नमक डालते हैं। उस नमक में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जिसको सोडियम भी कहते हैं। उसके साथ साथ क्लोरीन भी होता है, परंतु सोडियम जिसका कि परमाणु संख्या 11 है, अर्थात इसके परमाणु के केंद्रक में 11 प्रोटॉन होगा और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये सोडियम है। मैग्नीशियम है जिसको कि हम जलाते हैं तो बहुत ही प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम का फीता जब जलाते हैं तो वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, वही है मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम हम जानते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन बनाया जाता है ना, इसका मिश्र धातु बनाया जाता है जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना। उसके बाद आता है सिलिकॉन के बारे में आप जानते हैं, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खास करके आप मोबाइल देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो हर जगह हर चीज़ में सिलिकॉन का व्यवहार होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि हमारे उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस जो हमारे हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो आपका थर्ड पीरियड में ही उपस्थित होते हैं। उसके बाद आता है सल्फर। क्लोरीन गैस के रूप में होता है जो कि सोडियम से मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसे हम नमक भी कहते हैं। और आर्गन क्या है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो 18 ग्रुप में जितने भी तत्व उपस्थित हो रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारा क्या है, ये सारा निष्क्रिय गैस है। ये चूंकि निष्क्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जब परमाणु संरचना देखते हैं तो इसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ होता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंतिम कक्षा में होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निष्क्रिय गैस, क्योंकि और ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको निष्क्रिय गैस के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आप चौथा पीरियड में अगर देखें तो इसमें आता है पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडेबियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा,
कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जेडन, गैलियम, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, सेलेनियम, बोरॉन और क्रिप्टन। तो इन सभी तत्वों को अगर हम देखें तो चौथा पीरियड के अंदर ये सारे तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें कि कुछ कुछ तत्व के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? हमारे हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमारा शरीर में हड्डी के निर्माण में भाग लेते हैं। ये दूध, दही, मक्खन इत्यादि में कैल्शियम अधिक मिलते हैं, और कुछ हमारे प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम है। उसके बाद एक आता है Fe, जिसको कि हम लोहा कहते हैं। लोहा जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, जिससे कि हम अपने बिल्डिंग बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के उपकरण भी इससे बनाते हैं। तो देखिए, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीन जो एलिमेंट एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो इसको चुंबकीय पदार्थ भी कहे जाते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं क्योंकि ये तीनों तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लेने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। उसी तरह से कॉपर है, जिसका कि हम लोग क्या करते हैं? तो बर्तन बनाते हैं, लोटा बनाते हैं, या विभिन्न प्रकार के हम उपकरण इससे बनाते हैं। उसके बाद जेडन है, जिसको जस्ता कहते हैं। गैलियम है, ठीक है। आर्सेनिक। आर्सेनिक देखिए एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट्स है। ये पानी में अगर अधिक मात्रा में मिलते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। ये आर्सेनिक है। उसके बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन जैसा कि हम बताएं कि अधातु होने के बावजूद भी ये लिक्विड एलिमेंट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रिप्टन, जो कि निष्क्रिय गैस है। इस तरह से हम लोग चौथा आवर्त में देख लिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। पांचवा आवर्त में देखिए रुबेडियम है, और इसके साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर एलिमेंट्स को हम काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी आपका चौथा पीरियड और पांचवा पीरियड में 18 एलिमेंट मौजूद है। अब अगर छठा पीरियड में देखें तो यहां देखिए सीजियम जो दिया हुआ है और बेरियम जो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 57 से लेकर 71 तक यहाँ पे कोई भी तत्व दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसका क्या है कि एक नीचे देखिए आप लेंथेनाइट सीरीज जिसको कहते हैं, ये एलिमेंट्स आपका यहाँ पे दिखाई दिया है। अब ये सभी को जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए छठा पीरियड में याद रखिए 32 एलिमेंट्स होते हैं। सातवां पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें देखिए एक इसको एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं, एक लेंथेनाइट श्रेणी, जिसमें कि 57 से लेकर 71 जो परमाणु संख्या वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको रखे जाते हैं। और सातवां में आप देखिए तो इसमें है एक्टिनाइट श्रेणी इसको कहते हैं। इसमें भी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ से बीच बीच में यहाँ पे देखिए छुटा हुआ है। इस एलिमेंट्स यहाँ पे जो है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये सारा एलिमेंट्स मिला के इसमें भी सातवां में 32 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स, चौथे पांचवे में कितना कितना है तो 18 एलिमेंट्स है। इसमें 18 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स इसमें, 8 एलिमेंट्स इसमें, फिर 8 एलिमेंट्स थर्ड में, फोर्थ में है 18, फिफ्थ में भी 18, और इसमें 32 और इसमें भी 32। आप जोड़ के देखिए कितना आता है एलिमेंट्स। तो जितना भी एलिमेंट्स है ये सारे इस आवर्त सारणी में सजे हुए हैं। तो
आवर्त सारणी के बारे में आज आपने इतना जानकारी हासिल किए। हम समझते हैं आप आज का जो वीडियो आपने देखा वो आपके लिए बहुत ही लाभजनक होगा। जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं वो इस आवर्त सारणी को अवश्य एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद समझ लीजिए। अगर इसमें क्वेश्चन का बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि आवर्त सारणी को किस रूप में सजाया गया है, तो लिखना है इसमें परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में या परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को बनाया गया है। अब इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में खासकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। तो आप लिखेंगे 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, 18 इसमें वर्ग होते हैं। निष्क्रिय गैस जो होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो 18 नंबर का जो वर्ग है उसमें सारा निष्क्रिय गैस मौजूद होते हैं। प्रथम पीरियड में कितने तत्व रखे जा सकते हैं, 2 तत्व रखे जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में कितने तत्व रखे जाते हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। तीसरे आवर्त में कितने रखे जाते हैं तत्व, तो तीसरे आवर्त में आप लिखेंगे 8 तत्व रखे जाते हैं जो पोटासियम से लेकर के क्रिप्टन तक है। चौथे आवर्त में कितने, तो चौथे आवर्त में आपका फिर 18 तत्व को रखे जाते हैं रुबिडियम से लेकर के जेनन तक। और फिर पांचवा आवर्त में भी अगर पूछा जाए तो पांचवा आवर्त में भी 18 एलिमेंट्स रहते हैं, है ना। और छठा आवर्त और सातवां आवर्त में आपको 32 एलिमेंट्स देखे जाते हैं जो इस प्रकार से सजे हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है फायदा आवर्त सारणी में सजा देने से, कि एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं सबका प्रॉपर्टी एक समान होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसको अध्ययन करने में हमको सुविधा होता है, इसलिए और हमको खोजने में भी बहुत ही आसानी होता है। इस तरह से क्या किया है, पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।